This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. G. SE expanded its production facility by installing a plant 2019. Following information pertain to the plant. अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एज एट 31 दिसंबर 2019। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि 2019 की आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद वो कहता है कि अगर कोई आइटम आपने इग्नोर करनी है उसके सामने आपने जीरो लिखना है। इसका मतलब मोस्टली ये ना टैक्स के क्वेश्चन में ये ट्रेंड इस्तेमाल होता है कि ऑल इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव चीजें आपने लिखनी जरूर है, आगे अगर कोई चीज इग्नोर करनी है तो आपने वो लिखकर आगे जीरो लिख देना। समझ लगी कि आपने जो चीज इग्नोर करनी है उसको लिखना जरूर है, वैल्यू उसके सामने क्या लिख देनी है, जीरो, या वो जो हम एक हाइफन साइन डाल देते। सवाल है टू वेंडर्स ए एंड बी सबमिटेड देयर बिड प्राइसेस ऑफ 750 मिलियन एंड 800 मिलियन रिस्पेक्टिवली। दो लोग जिससे हमने एसेट खरीदना है उन्होंने दो कोटेशन अपनी दी। ड्यू टू बेटर क्वालिटी वेंडर बी वाज सिलेक्टेड एंड आफ्टर नेगोशिएशन प्राइस ऑफ द प्लांट वाज फाइनलाइज्ड 780 मिलियन। हमने ये नहीं देखना हमें प्राइस ऑफर कितनी हुई है, हमने देखना क्या है, हमने कितने का खरीदा है। तो एसेट की कॉस्ट या जो हम उसको पैसे पे करेंगे वो एक्चुअल में कितनी अमाउंट है, 780 मिलियन। पहले जो दोनों प्राइसेस है उसका कोई ताल्लुक नहीं। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट वाज फाइनेंस्ड बाय सेलिंग एन ओल्ड प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 170 मिलियन एंड 140 मिलियन एंड रिमेनिंग अरेंज्ड बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय एसई। अब अगर इस सवाल को देखें, सवाल में लिखा हुआ है कि आपने जो ऊपर वाला एसेट खरीदा है एक पुराना एसेट बेच के पैसे इकट्ठे किए हैं और बाकी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है उसको सेल किया। एसेट की कॉस्ट का इस स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप जहां से मर्जी पैसे लें, आप पैसे ना दें उधार पे ले लें, लेकिन आपने 780 मिलियन का एसेट खरीदा है, आपका वही एसेट है। मतलब इसको आपने जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका भी कोई रोल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अराइवल ऑफ द प्लांट वाज ओरिजिनली स्केड्यूल्ड 31 मार्च 2019 at a freight rupees 3.5 million. However, the arrival data was rescheduled on 31st January 2019. पहले आपने 31 का प्लान किया था, फिर आपको पता चला कि आपको जल्दी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जनाब 1.5 मिलियन आपको एक्स्ट्रा फ्रेट पे करना पड़ेगा। While transport, the plant was slightly damaged and repaired at a cost of rupees 2 million. आपने अगर रिस्केड्यूल किया है, आपको जल्दी चाहिए, जितना ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगा सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये जो 1.5 मिलियन भी आपका एक्सपेंस है, 3.5 मिलियन भी आपका एक्सपेंस है, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप ना रिस्केड्यूल करो, आप 3.5 मिलियन ले लें, 31 मार्च को एसेट ले लें। दूसरा लिखा हुआ है कि आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान प्लांट डैमेज हो गया, उस डैमेज को आपने रिपेयर करवाया, वो 2 मिलियन लगा। पता है ये कौन सी कॉस्ट है, मिस हैंडलिंग कॉस्ट। ये जो रास्ते में हमारा एसेट डैमेज वगैरह हो जाता है, ये एसेट की अपनी मजबूरी नहीं है कि उसने डैमेज होना ही होना है। मतलब वो तमाम काम जो उसके ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं वो ऐड करते हैं। तो डैमेज हमारे किसी गलती की वजह से हुआ होगा, तो ये 2 मिलियन लिखेंगे जरूर, आगे जीरो लिख देंगे। अगर आपने इसकी प्रेजेंटेशन चेक करनी है तो ऊपर हम लिखेंगे कंपनी का नाम एसई, ये लिखेंगे बुक वैल्यू, क्योंकि उसने कहा बुक वैल्यू फाइंड करनी है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एज एट 31 दिसंबर 2019। आपको पता जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले लिख लेते हैं, ये रिक्वायरमेंट ही लिखी हुई है।
ये जो ऊपर आपने हेडिंग लिखते हो ये एक्चुअल में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। हमने ऐसी कंपनी की बुक वैल्यू ऑफ प्लांट फाइंड करना है और किस डेट का, एज एट 31 दिसंबर 2019। उसके बाद यहां हमने सारी वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले तो उसकी परचेज प्राइस लिख लेंगे, ₹780 इन मिलियन है। ये अब आपकी वो प्रेजेंटेशन है जो आपने पेपर में देनी है। ये रुपीज एंड मिलियन लिखना भी जरूरी है, सिर्फ रुपीज लिख कर आओगे तो काम खराब हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। कुछ नहीं करना इसका, क्योंकि उसने कहा लिखना सब कुछ है, आगे वैल्यू जिसकी होगी वो लिखेंगे, जिसको इग्नोर करना है आगे खाली छोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, $3.5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 मिलियन। और जो रिपेयर एक्सपेंस हैं ये हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि उसने खुद कहा है, अगर ना कहता तो ये इग्नोर करते, लिखते भी ना। उसके बाद इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। साइट प्रिपरेशन वर्क वाज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5.8 million. This cost include 1.2 million for demolition and reconstruction of the existing building. याद रखें, अगर आप पुराने एसेट को डिमोलिश कर रहे होते हो, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे इस कॉस्ट का हिस्सा बनता है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन होती है। अगर आपने यानी पुराना एसेट को रिमूव करके वहां पर नया एसेट, पुराने एसेट को रिमूव करने का मतलब भी साइट प्रिपरेशन होता है। आपने नया एसेट इंस्टॉल करना है, पुराने एसेट की जो जिस तरह की उसकी कंस्ट्रक्शन या जिस स्टाइल से वो पहले बिल्डिंग बनाई हुई थी, अब आपने उसको पहले खराब करके नया एसेट तैयार करोगे ना, तो पिछले एसेट को डिमोलिश करने वाली कॉस्ट इस साल के यानी इस एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने एक सवाल पढ़ा होगा, सवाल में ये लिखा हुआ है कि पिछले एसेट को हमने डिमोलिश किया तो इतनी कॉस्ट आ गई, और उसका कोई स्क्रैप वो हमने बेच के कुछ पैसे भी आ गए। तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखनी है, ये पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, ये आप लोगों की वैसे कंसेप्ट का एक एसेट की तरह है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने इसकी कॉस्ट एसेट में ऐड कर रहे हैं तो उसी चीज की आने वाली इनकम भी यहां से ही माइनस होगी, ये याद रख लेना है। अगर कोई एक ही नेचर की इनकम और उसी ही से ही एक्सपेंस या इनकम की बात हो रही है, वो जिस साइड पर इनकम लिखी जाती है एक्सपेंस भी उसी साइड पे लिखा जाता है। तो जो डिमोलिश करने पे खर्चा आएगा वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी, और वहां से जो स्क्रैप करके कोई पैसे मिल जाएंगे वो हम माइनस कर देंगे या नेट करके एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। आपको याद होगा कि हमने एक सवाल पढ़ा था, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, याद है? ये ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन अगर इसी ट्रायल प्रोडक्शन के यूनिट को सेल करके कोई पैसे आ जाए तो माइनस कर देते हैं। मतलब ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसे वैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है मेन तो, कि अगर किसी जगह हम इनकम लिख रहे हैं तो उस इनकम को हासिल करने वाले एक्सपेंस भी उसी फील्ड में जाएंगे, उसी हेड को चार्ज होंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ डिमोलिश एक्सपेंसेस हैं तो वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो जी वो डिमोलिश कॉस्ट नहीं होती, उसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट और होती है। देखिए डिसमेंटलिंग कॉस्ट और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ये जरा सुन लीजिए प्लीज। जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, आपने पुराना एसेट को रिमूव किया, रिमूव करके ले गए या खत्म कर दिया, रिमूव करने की कॉस्ट। अब रिमूव करके खत्म हो गया, लेकिन क्या दोबारा आप उसी साइट के ऊपर नया एसेट नहीं लगा सकते जब तक कि मजीद साइट प्रिपरेशन ना करें। ये जो कॉस्ट ऑफ डिमोलिश ऑफ ओल्ड एसेट है ना, ये नए एसेट की साइट प्रिपरेशन, मतलब उसका कहने का मेन मतलब क्या है भला, अगर यहाँ इस बिल्डिंग पे बैंक बनना है, अब जो बैंक वाले आएंगे इस बिल्डिंग को इस स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे,
वो इसके लिए एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगी। तो वो जो पहले वाला स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं इसे डिमोलिश कहते हैं, कि पिछले को खत्म करके नया बना ले। हाँ, जो जहां पर जो प्लांट को अपनी रिमूव करने की कॉस्ट है ना, वो पिछले एसेट की जाती, ये रिमूव करने की कॉस्ट नहीं है, पहला स्ट्रक्चर खराब करने की वाली बात हो रही है कि पहला स्ट्रक्चर चेंज करके नया स्ट्रक्चर पे ले आता। तो ये साइड प्रिपरेशन होती है नए एसेट के लिए। तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी जो आने वाला एसेट है, पुराना एसेट। हाँ जी जनाब, उसके बाद आगे बात इंस्टॉलेशन वर्क हमारे पास। इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। ये तो सीधा सीधा हमने ऐड करना। इन एडिशन overheads of 1.5 million was allocated। एक बात याद रखें, पीआरसी वाले लोगों ने ये सुना होगा, जब भी किसी ओवरहेड के साथ एलोकेशन या ऑब्जॉर्प्शन का वर्ड आ जाए ना, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा कभी भी नहीं बनता होता। ऑब्जॉर्प्शन या एलोकेशन की बात आ जाए, वैसे तो आपको पता है ओवरहेड हम ऐड नहीं करते, लेकिन कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं जिसका ताल्लुक इंस्टॉलेशन या कंस्ट्रक्शन के साथ। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर ये लिखा हो ना कोई भी ओवरहेड एलोकेट टू, अब्सॉर्ब्ड टू, अप्लाइड टू, इसका मतलब होता है कि ये हमारे अदर जनरल ओवरहेड्स हैं, इनको आपने अपनी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। तो ये जो हमारे पास ओवरहेड्स हैं, और वैसे भी जिन ओवरहेड्स के बारे में आपको ना समझ लग रही हो ना, तो वो ऐड ना करना। मेन ये आगे लेके उसने लिख दिया है, यूजिंग फैक्ट्री रिसोर्सेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। कहता है अपने फैक्ट्री रिसोर्सेज के से कुछ चीजें हमने इस्तेमाल की, वो 1.5 मिलियन की वैल्यू की हैं। तो वैसे भी जितने भी एलोकेटेड ओवरहेड होते हैं वो कभी ऐड नहीं होते। ऊपर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमने ऐड की है, वो हम लिख लेते हैं। साइट प्रिपरेशन कितनी कॉस्ट है? 7। ओवर एलोकेटेड ओवरहेड 5.8। एलोकेटेड ओवरहेड्स ये कभी भी ऐड नहीं। एलोकेटेड ओवरहेड्स बात हो, अब्जॉर्प्शन ओवरहेड की बात हो, अप्लाइड ओवरहेड की बात हो, ये कभी ऐड नहीं करने। 6 नंबर पर आ जाए। द प्लांट वाज कस्टमाइज्ड बाय अल्टरिंग सम पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट। जब भी कोई प्लांट आप कस्टमाइज करते हो वो उसकी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। सॉरी 5th, इंस्टॉलेशन वर्क वाज कैरीड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिस 5 मिलियन। इन एडिशन, ये हो तो गया, अच्छा लिखा नहीं है, इंस्टॉलेशन नहीं लिखा। कितना आ गया? 5। नेक्स्ट, the plant was customized by altering some parts at a cost of ₹12 million. The alteration slowed down the production process but is necessary to align the plant with existing production process। कहता है अगर आपने न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस लेकर चलना है तो आपको ये अलाइनमेंट या जो ये कॉस्ट आनी है ये आनी ही आनी। तो ये तो कंपल्सरी कॉस्ट ना होगी, और जितनी भी कंपल्सरी कॉस्ट है उसके ऑपरेशन के लिए वो लाजमी ऐड करते हैं। और वैसे भी कस्टमाइज्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम नई प्रोडक्ट के हिसाब से चाहते हैं कि इसमें ये चेंजिंग की जाए। हाँ, कभी कभी कस्टमाइज इसको भी कहते हैं कि अक्सर आप लोगों ने बाइक के पीछे गाड़ी जब आप लोगे तो आप दांत पीछे लिखवा देते, ये सब माँ बाप की दुआ है। तो ये भी कस्टमाइज्ड कहते हैं। कभी भी किसी गाड़ी के पीछे आपको शुरू से लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्या ये जो आपने फिक्रा लिखवाया है ये क्या उसके ऑपरेशन के लिए जरूरी है, ये ऐड नहीं करेंगे। ऐड ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी में आ जाता है। लेकिन ये जो कस्टमाइज्ड कॉस्ट है वो क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये जरूरी है, इसलिए ये ऐड कर देंगे। अल्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है? 12। नेक्स्ट है जी 1 March 2009, सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर द यूज ऑफ द स्टाफ 10 मिलियन, एक्सपेक्टेड लाइफ इज 5 years। ये तो एक अदर एसेट है, यानी आपने एक सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया, उसकी अपनी एक लाइफ 5 साल है,
तो वो है ही सेपरेट एसेट है, पार्ट ऑफ द एसेट नहीं है। और वैसे भी वो एम्प्लॉइज की या दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया गया है। ऑपरेशन का वो ना भी हो तो एम्प्लॉय 2-3 आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन प्लांट चलता रहेगा। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 1 November 2019, but due to unavailability of the required material, commercial production delay 1 January 2000। किस पे आएगी? अवेलेबल फॉर यूज। लास्ट वन इज रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। हमारी लाइफ कौन सी है? यूजफुल लाइफ, और फिर उसी की ही रेजिडुअल वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी जनाब, एसेट की कॉस्ट बता दें। कॉस्ट ऑफ प्लांट 7.8। उसने कॉस्ट नहीं पूछी, उसने बुक वैल्यू पूछी है। कितने महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे 807.8 स्ट्रेट लाइन मेथड है। याद रखें, अगर अक्सर वो रेजिडुअल वैल्यू देकर ना WDV मेथड क्या देता है, हम फिर भी माइनस कर देते होते हैं जल्दी में। तो WDV मेथड के लिए कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस जी, तो बताएं कितनी वैल्यू आ गई? -100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 784 ये हमारे पास आ गया बुक वैल्यू। बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हम हेडिंग दे चुके हैं कि हम जो फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा आंसर है। तो आपने भी पहले रिक्वायरमेंट देखें, फिर उस सवाल को करना शुरू करते हैं। ठीक होगी बात? चलें जनाब, ये इस पे थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा लगाया, और आज के लिए माजरत भी, क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था तो इस वजह से लेट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 9। रिक्वायरमेंट पढ़े। सबसे पहला काम रिक्वायरमेंट पढ़े। कहता प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। आपने कॉस्ट का लेजर बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है, और डिस्पोजल का लेजर बनाना है। पेपर में जब ये इस तरह का लेजर बनाने का सवाल आ जाए, आपने अपने वर्किंग पोर्शन के ऊपर 3 लेजर बना दे। मतलब एक कॉस्ट का लेजर, मतलब एसेट का, एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बना लें, 1 पेज पे या 2 पेज पे, और उससे नेक्स्ट पेज से वर्किंग, अपनी वर्किंग करते जाए। जो गिवन इंफॉर्मेशन है पुट कर दे, बाकी वर्किंग करके कर। तकरीबन मोस्टली ऐसा होता है कि 50% जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, और मैक्सिमम 50% की ही वर्किंग करनी पड़ती है। तो इस सवाल में भी देखते हैं, एक नजर बस पढ़ लेते हैं। ये मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं करवा रहा, जस्ट बताता जाता हूं। ब्रॉड ऑन दे दिए। उसके बाद कहता है 1 अप्रैल 2018 को। यही बस इस पूरे सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन है इंपोर्टेंट। An old machine having fair value to 340 million was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check of rupees 680,000. The list price of the new machine is 1130. The old machine had been acquired for rupees 870,000 on 1 September 2000. सबसे पहले मेन यहाँ एक्सचेंज में टारगेट ही क्या होता है कि नया एसेट किस पे लिखना। मैंने आपको कल बताया था कि अगर सवाल के अंदर पुराने एसेट का ट्रेड अलाउंस गिवन होता तो नए एसेट की कॉस्ट लिस्ट प्राइस लिखते, क्योंकि इसमें क्या होता है, कमर्शियल सब्सटेंस। क्या होता है? कमर्शियल सब्सटेंस। बट अगर हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, फिर हम 3 बातें सोचेंगे। सबसे पहले नए एसेट की फेयर वैल्यू अगर रिलायबल है, फिर उसके बाद ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश अगर वो रिलायबल है। दोनों रिलायबल है तो ओल्ड एसेट, दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो ओल्ड एसेट। अगर दोनों रिलायबल नहीं तो बुक वैल्यू ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अब इस सवाल के अंदर उसने रिलायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही ट्रेड एंड लॉस गिवन है, तो इसका मतलब है कि लिस्ट प्राइस तो गई।
बाकी दो चीजें रहेंगी, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम फेयर वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि जब अजम्पशन हमारे पास है, हम अजम्पशन ये देख देंगे कि ओल्ड फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आए तो आप लोगों ने एंट्री पास कर लेनी है। नहीं, लिस्ट प्राइस अजम्पशन करके ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड इन अलाउंस वो कहता है कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस होती तो पुराने एसेट का पता तो होता ना कितने का उसकी सेल वैल्यू। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है कि ऑल टर्म्स ऑफ द मार्केट आर गिवन, मतलब हर चीज अवेलेबल है, तो फिर तो हमारे पुराने एसेट की सेल वैल्यू का भी पता होता। तो ज्यादा अजम्पशन फ्रूटफुल ये होती है कि अगर ट्रेड इन अलाउंस गिवन है तो लिस्ट प्राइस ले लिया करो, नहीं गिवन तो फिर उधर ना जाया करो, फिर बाकी उसे अपने फॉर्मेट स्टैंडर्ड पे आया करो। हाँ जी, नया एसेट आपने डेबिट करना है 340 प्लस पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप फाइंड कर सकते हो। ओल्ड एसेट की कॉस्ट गिवन है 8, आप जितना पैसा दे रहे हो वो भी गिवन है। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि सर ऊपर 680 ऐड कर तो दिया है, एंट्री क्या होती है, डबल एंट्री होती है एक वैल्यू की, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। तो वो ऊपर जो डेबिट हुआ है वो बैंक नहीं डेबिट हुआ, ऊपर डेबिट एसेट हुआ है, नीचे बैंक की वैल्यू आ रही है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस। आपने फाइंड किया होगा, आप बता दें एक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी आई है, 37, ये मिलियंस में बताओ ना, 376 पूरा, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो गेन या गेन आ लॉस। डन, चलें जनाब नेक्स्ट चलें। मैं एक्सचेंज का डिस्पोजल बनाने लगा हूं। सबसे पहले उसकी कॉस्ट लिखेंगे, यहां पर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अब जरा पुराना एसेट देख रहा है, जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। न्यू एसेट की कॉस्ट डेबिट करनी है 10, और आप उसके बदले जो बैंक दे रहे हो, मतलब चेक दे रहे हो, वो आप। तो एक्सचेंज के केस में हमेशा याद रखें ये दो चीजें आती होती हैं। हाँ, अगर हम कैश भी ले रहे होते तो कैश भी डेबिट होना था, और जब कैश डेबिट होना था तो कैश यहां पर आना था। बात समझ में लगी ना? याद रखें कि ये जो किसी और लेजर में जो अमाउंट डेबिट साइड पर आ रही होती है ना, वो बजाते खुद चीज क्रेडिट होती है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150। आप कोशिश किया करो अगर वो ना कहे तो प्रॉफिट डिस्पोजल, हर डिस्पोजल का अलग अलग लेजर बनाया करो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ना बताए तो हर डिस्पोजल का अलग लेजर। जी नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस 10 मिलियन है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, क्या करोगे इसका? माइनस कर देंगे। फिर वो कहता है फ्रेट चार्जेस 660,000 है, कंसल्टेंट फी, ये कौन सी फीस है? प्रोफेशनल चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, एडमिन नहीं होगा। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी, ये भी नहीं होगा। वो कहता है वो सी बात है, इफ्तिताह किया उसने,
तो ये तीनों नीचे वाले ऐड नहीं होंगे, ये ऊपर वाले तीनों प्लस करके ऐसे डेबिट कर देंगे, एसेट की डेबिट साइड। फिर वो कहता है कि 31 अक्टूबर को आपने एक और मशीन सेल कर दी, it has been acquired on 1st January 2015 and a net book value 5 on this on 1st January 2018, cost of disposal is 25,000। ये एक नई चीज है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जब इस साल के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल गिवन हो, आपने करना क्या है, जितने उसको डिस्पोज करके पैसे आए ना उसमें से माइनस करके पैसे लेके, मतलब आपने एसेट बेचा है ना, कितने का बेचा है, 344,000 का, 334,000। आपने लिखना है 334,000 माइनस 25,000, आपकी ये एक्चुअल में डिस्पोजल। एक इसको सेपरेट भी लिखा जाता है या आप डायरेक्ट नेट करके लिखते कि जब भी आपने डिस्पोजल करके पैसे, नेट डिस्पोजल वैल्यू, हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, नेट डिस्पोजल वैल्यू। जी इसमें कुछ करवाने की जरूरत तो नहीं है, कैपिटल फॉर द ईयर या कोई चीज, कोई मसला हो तो जरूरी सी बात है, ऐसे बाद में तो पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अभी सवाल तो लाजमी करना है आपने, और अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, वरना क्वेश्चन नंबर इसमें भी 3 लेजर बनाने हैं। The following information is available of Akmal Brothers. The balance of the cost and accumulated depreciation on 1st January 800,000 and 333,000। Second point पे आ जाएं, a machine acquired on 1st January 2014 having book value 31935 was sold for 34,000. Cost of disposal incurred was, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या करेंगे, जो डिस्पोजल की वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है ना। मतलब हम कहेंगे कि हमारा जो एसेट है वो 5,000 कम वैल्यू पे बिका है, यानी 29,000 का बिका है। इस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ऑन जुलाई 1, 2017 यहां पर आए, इंपॉर्टेंट, on 1st July 2017 a machine having fair value rupees 40,000 on that date was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through a check rupees 80,000. The list price of the new machine is 130,000. The old machine had been acquired at a cost of rupees 65,000. क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश, फेयर वैल्यू ये नया एसेट आ जाएगा, बाकी सारी वही वर्किंग, ठीक होगी बात। लिखा हुआ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिखा आता तो फिर हम बुक वैल्यू को ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगर वो उसने सारा कुछ साइलेंट हो। अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिखा हो और सब कुछ साइलेंट हो तो फिर सबसे बेस्ट अजम्पशन होती है बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, सबसे बेस्ट। ना लिखा हो, सॉरी लिखा हो तो फिर फॉलो करेंगे कि कौन ज्यादा रिलायबल है, और अगर नहीं लिखा होता कि कौन सी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है तो फिर सबसे बेस्ट होता है बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश। इसमें तो इग्नोर करेंगे। लिस्ट प्राइस कब लेते हैं, मैंने एक ही तरीका बताया, जब सवाल के अंदर ट्रेड इन अलाउंस गिवन हो, और ट्रेड अलाउंस होता क्या है, पुराने एसेट की सेल वैल्यू, तब लिस्ट प्राइस लिया करो, अदरवाइज लिस्ट प्राइस की तरफ देखना ही नहीं। अगर फिर वो लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, फेयर वैल्यू और मेन से फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का चक्कर आ जाता है। अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिख दे तो हम लेंगे बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, ना लिखे तो फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। मशीन डेप्रिशिएट करना, ये क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ ले किसी को इस सवाल में, क्योंकि सोल्यूशन भी आप टैली कर सकते हो। ये 2014 तक तो सोल्यूशन मेरे ख्याल गिवन है, उसके बाद के नहीं गिवन, तो 2014 तक के सवाल आप यहाँ पे कर, उसके बाद वैसे ही
तो नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल 13 तक दिए थे सवाल, वो एक क्लास को 2 एक्स्ट्रा सवाल भी दिए थे। 15 अच्छा 15 भी दिया था। चलिए आप देख लेते हैं, पहले 13 को डिस्कस कर लेते हैं ना। रिक्वायरमेंट पास जर्नल एंट्री, आधी रिक्वायरमेंट कभी नहीं पढ़नी। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड प्लांट, आपने पुराने एसेट को बेच करने की जो डिस्पोजल है सिर्फ उसकी एंट्री पास करनी है, सारी एंट्रीज नहीं लिखी। ये लिखा हुआ है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट डाउन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या चीज है? बुक वैल्यू। अजलान आपने कोई सवाल पूछा? क्या डिस्पोजल के लेजर को कहते हैं गेन का लॉस। एक भी बना सकते हो, दो अलग अलग बना सकते हो, दोनों अलग। बेहतर होता है कि अगर उसने रिस्ट्रिक्ट ना किया हो तो अलग अलग बना लिया करो, गलती के चांसेस कम होते। आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है, ये पहला सवाल हमने किया था, ये वही सवाल दोबारा है। बुक वैल्यू भी फाइंड करनी है और पुराने एसेट को बेचने की एंट्री पास करनी है। और इस सवाल के अंदर अगर आपने सवाल किया है तो 3 एसेट्स का जिक्र किया है, एक लैंड का, एक बिल्डिंग का और एक प्लांट का। तो जाहिर सी बात है दो तरह से करने का तरीका है, या लिखने ऊपर पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबकी वर्किंग इकट्ठी कर दे, लेकिन कर नहीं सकते डेप्रिसिएशन की वजह से, कि लैंड पर डेप्रिसिएशन लेते नहीं है, बिल्डिंग का रेट कोई और हो सकता है, प्लांट का कोई रेट। तो जो आई कैप ने वर्किंग शो की है वो सबसे अच्छी वर्किंग है कि उसने क्या किया है, यहां पर लैंड लिख दी, यहां पर बिल्डिंग लिख दी और यहां पर प्लांट लिख दिया, और जैसे जो इंफॉर्मेशन आती उसके सामने लिख दी। यानी आपको बार बार ट्रांजैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जिस एसेट की बात होगी उसके नीचे जाकर प्लस माइनस कर। फायर इंश्योरेंस बिल्कुल वो अदर एक्सपेंस होता है, वो किसी भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। याद रखें एसेट की कॉस्ट का हिस्सा सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। फायर इंश्योरेंस हो, वेंडलिज्म इंश्योरेंस हो, थेफ्ट इंश्योरेंस हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फ्यूचर में इंश्योरेंस हो, वो सारे अदर एक्सपेंसेस में देते। एसेट की कॉस्ट में कौन सी ऐड करते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। बस चलिए पढ़ लेते हैं सवाल। कोई अगर मसला है तो कोशिश करनी है कि आपने रात को पढ़ते रहते हो तो फिर नींद पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम, तो कोशिश करनी है कि नींद पे कंट्रोल रहे। जिहाद है ये, जिहादुल अकबर। हाँ जी, एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहां पर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, उस पर मेन हमने बहस करनी है। कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड परचेज्ड विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग थी, हमने वो एज इट इज खरीद ली और ये समझा कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको सारे को गिराकर तब ही जाकर नई बनेगी। तो जो आपने पुरानी बिल्डिंग खरीदी है वो बिल्डिंग नहीं है, ऐसे हम समझेंगे कि वो सारी हमने लैंड खरीदी। तो आपने 25 मिलियन में लैंड खरीद ली, तो ये किसकी कॉस्ट का हिस्सा बन गया? लैंड का। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस और ऊपर लिख देते हैं, वैसे ये नीचे लिखते होते हैं, रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000। फिर डिमोलिशन कॉस्ट आ गई ऑफ द ओल्ड स्ट्रक्चर, ऐड तो करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इसे लैंड की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे या बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? आई कैप ने इसको लैंड की कॉस्ट का हिस्सा बनाया है। उसने कहा है जनाब मैंने लैंड खरीदी, मैंने उसको नए एसेट के लिए तैयार करना है, तो वो उसने इसको लैंड की कॉस्ट में ऐड किया हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने जो बिल्डिंग खरीदी थी, जो पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी, वो किसके साथ खरीदी है? लैंड के साथ या बिल्डिंग के साथ?
तो जो चीज लैंड के साथ आपने खरीदी है, अगर उसको खत्म करोगे, डिमोलिश का मतलब यही होता है ना, उसको खत्म करना। हाँ, तो ये उसको आप खत्म करोगे, तो जब आप उसकी कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। बट अगर किसी ने इसको बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनाया होता, तो फिर भी आई कैप इसको गलत नहीं करेगा, आई कैप इसको भी कंसीडर कर लेगा। बुक वैल्यू हमारी दूसरों से डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन अब आई कैप ने हमें हिंट दे दिया कि जब भी हम कोई लैंड खरीदें और नए एसेट से पहले अगर उसके ऊपर जो लैंड को सही करने पे खर्चा आएगा वो किस में ऐड हो जाएगा। और बाद में वैसे भी आपको पता लिखते होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लिखते होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बट बिल्डिंग में ऐड करना भी गलत नहीं है। यहां पर ये इसी सवाल की बात कर रहा था, प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, इन दोनों को आपस में नेट कर दो, या जो खर्चा हुआ प्लस कर दो, जो पैसा आया माइनस कर दो। अगर इसको लोग को सोचते हैं कि अदर इनकम में लिख दिया जाए, अदर इनकम में नहीं लिखेंगे, जिस जगह उसका एक्सपेंस लिखा है एस इनकम भी उसी जगह। तो यहाँ पर आई कैप के हिसाब से अगर हम करें तो 1500 यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 250 यहाँ से माइनस हो जाएगा। फी पे टू ABC architects for the site preparation and drawings, building, जाहिर सी बात है डिजाइन बिल्डिंग का बनता है, लैंड का क्या डिजाइन बनाना है उसका, 800। प्रोफेशनल चार्जेस, एडवांस पेज टू क्वालिटी कंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कहता है आपने बिल्डिंग को बनाने के लिए एक इतना एडवांस दिया था और मजीद इतने पैसे पे कर दिए, और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जितने जितने पैसे पे करेंगे सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होते जाएंगे। हमने बोरिंग कॉस्ट में क्या पढ़ा है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे पे करते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट यानी बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा बनते जाते। याद रखें, जितने पैसे पे कर दो, जितने पैसे पे करने हैं, ये एसेट की कॉस्ट होती है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं ना। हाँ जी, उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो वो कहता है ये तो हम 6000 और 35,000 ये एडवांस पे किया हुआ था, ये मजीद पे किए, और पे किस लिए किए हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। अब वो इसी क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट को ऐड करके देगा, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सवाल आया हुआ है। ये अब अगर सवाल ये देगा तो वो कहेगा कि ये जो बिल्डिंग उसने बनाई है ना, वो इस तरह से लोन लेकर बनाई है, तो इसमें फिर एक और चीज भी ऐड होनी है, बोरिंग कॉस्ट। और ये सवाल हमारे मिक्स क्वेश्चन में गिवन भी है। उसके बाद वो कहता है एक्विजिशन ऑफ द प्लांट, प्लांट की बात आ, कहता है कि 25% उसने एडवांस पे किया हुआ था जो कि 4000 है। हम सिर्फ एडवांस के अमाउंट पे लिखते हैं या जितनी उसकी टोटल कॉस्ट है, जितनी उसकी टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 75 ना लिखें, 25% तो पहले लिखा हुआ है, 75% पेएबल है, कॉस्ट उसकी कितनी है 100%, तो कितनी बनी 16,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऐड कर देंगे, जी एडिशनल इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स एंड ट्रांसफर फी। प्रॉपर्टी टैक्स हमें नहीं लगता होता, याद रखें प्रॉपर्टी टैक्स तो हर साल लगता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो हर साल लगता है, तो क्या हम हर साल एसेट की कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। और जो ट्रांसफर फी है ये उस वक्त लगेगी जब, जिसे हम कहते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ट्रांसफर फी ऐड होनी चाहिए, बट जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये नहीं ऐड होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स तो हर महीने हर साल लगता है। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमारा अदर एक्सपेंस है, और ये दोनों शामिल हैं एसेट फ्री होल्ड लैंड की कॉस्ट के अंदर। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर देंगे। अगर ये उसके अंदर ना ऐड होता तो इग्नोर कर देते और ट्रांसफर फी ऐड कर देते।
वो दोनों ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जो ऐड है उसको छोड़ देंगे और जो गलत ऐड है उसको रिवर्स कर देंगे। ट्रांसफर फी लीगल चार्जेस होते हैं ना, कि जब आपने लैंड खरीदी तो उस वक्त जो एक्सपेंसेस आपके आ गए, ये वो है डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं। फाइल ट्रांसफर वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, एक तो फाइल ट्रांसफर होती है ना, एक वो एक्चुअल में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो, ये इनिशियल एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई, द फाइनल इनवॉइसेस 19 मिलियन इज स्टिल अनपेड। कहता है एक बिल अभी उसका पे करने वाला रहता भी है, अभी तक पे नहीं किया, तो क्या प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा? बिल्डिंग की, सॉरी, होगा, क्योंकि चाहे आप पे करो या ना पे करो, बिल बन गया है, कॉस्ट लग गई है, तो 19,000 ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। अवेलेबल फॉर यूज कब है? 1 जुलाई 17 को, तो डेप्रिशिएट कब होगा? 1 जुलाई 17। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ प्लांट इंक्लूड फायर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। कौन सी चीज ऐड होनी चाहिए और कौन सी चीज ऐड नहीं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड होगा और फायर इंश्योरेंस ऐड नहीं होगा, तो माइनस करते फायर इंश्योरेंस को, कितना है? लास्ट वन इज, वो कहता है उसने स्टार्ट की प्रोडक्शन 17 को, रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड। ये कौन सी रिमेनिंग अमाउंट की बात कर रहा है भला? वो जो 75% है। ओल्ड प्लांट वाज सोल्ड ऑन 1 सितंबर एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%, सीधा सीधा गेन ऑन डिस्पोजल है। इसने कहा रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%, बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसका 20% गेन ऑन डिस्पोजल, और ओल्ड एसेट की सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी, ओल्ड एसेट की हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, और नीचे उसने डेप्रिसिएशन बता दी। जी जनाब, कोई बात इसमें है और तो बताएं, कोई आपने बात पूछनी हो। डन है? हाँ जी जनाब, अब आपको फिलहाल जो बाकी सवाल हैं वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिए थे दूसरी क्लास में, यहाँ तक ही थे ना, या और भी थे? अब मैं अभी आपको एक डिस्क्लोजर का सवाल करवाता हूँ, और साथ जो आपने कल का काम है वो आप लिख ले काइंडली। कल जो आपने IAS 16 के सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कल का काम है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, साल साथ साथ कौन, और ये सवाल लाजमी करने हैं खुद से आपका, अगर ये आप करते रहोगे काफी चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है पेपर पास हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही घूम घुमा के पेपर आना है। 2-4 देखे ना आपने, 4-5 सवाल किए हैं, इन 4-5 सारे पास पेपर के हैं, तो एक सवाल की चीजें दूसरे सवाल में हमें मिली है, अभी हमने सिर्फ 2 सवाल किए हैं, तो अगर आप 10 सवाल या 12 सवाल या 50 सवाल करके जाएं, ये 50 तो हो जाएंगे ना, 4 सवाल कल किए हैं ना, अब अभी 10 दिन है, तो अगर 5-5 सवाल भी रोजाना करें तो 50 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, तीन हो गए ना, और क्वेश्चन नंबर 12।
ये 4 सवाल आपने करने हैं कल के लिए। कल के ये आपके 4 सवाल हैं। सर जी एक बार दोबारा बता दें। टैक्सी क्लास की 12:30 बजे है ना। चलिए आप लिखें जरा रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल की पहले एंट्रीज सिर्फ एक दफा बता देता हूँ कि साल के एंड पे क्या क्या एंट्रीज होती हैं, साल के शुरू में क्या क्या एंट्रीज होती हैं। अगर एक्सचेंज चेंज इन एस्टिमेशन साथ आ जाए तो क्या करें जी। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने जो आपको सवाल दिए हैं इसके अंदर रिवैल्यूएशन के भी हैं, ठीक है, तो इसलिए साथ रिवैल्यूएशन का भी सवाल दे दिया है। और कल कोशिश करेंगे कि हमारा जो IAS 36 में एक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस उसको डिस्कस करना है और साथ IAS 20 को भी डिस्कस करना है, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि हमने एज अर्ली क्वेश्चन पर पहुंचे, तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारे स्टैंडर्ड डिस्कस भी हो जाए। हाँ जी, इफेक्टिव डेट ऑफ ऑफ द ईयर आपके एसेट की स्टार्ट ऑफ द ईयर किसी भी साल में हुई है। साथ ये जो अभी एंट्री बना रहा हूं की एंट्री बताऊंगा, बाकी अगर रिपेयर करवाया तो रिपेयर टू कैश एंट्री पास होगी, कोई नया एसेट खरीदा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री पास होगी, कोई बेचा डिस्पोजल की एंट्री पास होगी। लेकिन मैं अभी जो एंट्री बता रहा हूं ये किसकी बता रहा हूं, रिवैल्यूएशन की। अदर देन रिवैल्यूएशन सारी एंट्री पास होनी है। तो जिस दिन आपने अगर साल की पहली डेट को रिवैल्यूएशन किया तो सबसे पहला काम आपने करना है, आप बताएंगे क्या मैं रीवैल्यू करूंगा या पहले डेप्रिशिएट करूंगा। पहले रिवैल्यूएशन होगा बाद में। तो रीवैल्यू की 2 एंट्रीज हैं वो लिख लें। सबसे पहले क्या होता है, एलिमिनेशन accumulated depreciation debit asset credit। ये उस अमाउंट से करते हैं पिछली सारी accumulated depreciation। अगर एसेट बुक वैल्यू पे होगा तो तब ये वाली एंट्री पास नहीं होती। अगर एसेट ऑलरेडी बुक वैल्यू पे हूं, आज तक सवाल नहीं पूछा गया इसके ऊपर और ना ही इंशाल्लाह पूछा जाएगा, ऑलरेडी अगर एसेट्स बुक वैल्यू पे हूं तो रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री पास और एलिमिनेशन की एंट्री पास नहीं होती। फिर उसके बाद हम एक वर्किंग कर रहे होते हैं, वहां से हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। एसेट रीवैल्यू हुआ अपवर्ड या डाउनवर्ड एक इंफॉर्मेशन, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या, पहले कोई सरप्लस या लॉस पड़ा तो नहीं। तो पॉसिबल एंट्रीज हैं, अगर फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन है तो एंट्री पास हो सकती है एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। एसेट डेबिट ये OCI एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस।
या फिर एक एंट्री पास हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। ये कब कब एंट्री पास होती है? अगर पहले सरप्लस या लॉस नहीं है, तब सरप्लस आएगा तो एसेट टू ओसी है, लॉस आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट। जी, उसकी एंट्री होती नहीं, वो ऑलरेडी एंट्री डेप्रिसिएशन के अंदर एडजस्ट हो चुकी होती है। जब हम लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो इंक्रीमेंटल लॉस की बात आप कर रहे हैं ना, वो इस अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। तो दोबारा फिर हम दोबारा रिटेन अर्निंग को नहीं लिखते या क्योंकि रिटेन अर्निंग अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग किसका मजमुआ होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो आप पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस को लिख रहे हो। अगर लॉस की जगह भी ओसीआई लिखा जाता तो तब इंक्रीमेंटल लॉस जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी एंट्री होती। लेकिन हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉस जब भी आए फौरन सारा लिख दिया करो, और अगर सरप्लस आया तो सारा सरप्लस नहीं लिखना, उसको कैसे लिखना है? ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, अमोर्टाइज करके, जिसे हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक होगी बात? तो जनाब ये है एंट्रीज कब पास होनी है, अगर पहले या आप सरप्लस या लॉस ना पढ़। अगर पहले सरप्लस या लॉस पड़ा हो तो एसेट हम पूरी अमाउंट से डेबिट करेंगे, पहले लॉस को रिवर्स करेंगे। लॉस को रिवर्स नाम क्या इस्तेमाल करते हैं हम? और उसके बाद अगर कोई पैसे बचते हैं तो ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और फिर अगर यहां पर आए, आपका लॉस आया है लेकिन पहले सरप्लस पड़ा है, तो क्या करेंगे? पहले ओसीआई डेबिट करते हैं, फिर अगर कोई अमाउंट बचे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर होगी बात? ये चीज ओके है? डेप्रिसिएशन की एंट्री में जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट करते हैं, तो एसेट की जगह डेप्रिसिएशन अगर हम लिखते हैं तो स्टूडेंट एसेट की जगह नहीं, एसेट की जगह डेप्रिसिएशन तो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, वो अक्यूमुलेट होकर आगे नहीं आता, तो वो जिस साल लिखा जाता है वो खत्म हो जाता है। अक्यूमुलेटेड एक्शन तो अवेलेबल होती है ना, इसलिए हम रिवर्स कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है, वो जिस साल है वो खत्म, उसके बाद आगे कैरी नहीं कर सकते। चलिए जनाब, उसके बाद ये किसकी एंट्री पास की? रीवैल्यूएशन। इसके अलावा साल का शुरू में रीवैल्यू हो गया, बात खत्म होगी, साल एंड हुआ, साल एंड पे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अब आप मुझे बताओगे पुराने बुक्स पर एंट्रीज पास होंगी या रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर होगी? क्योंकि साल के शुरू में आपका ऐसे रीवैल्यू हो चुका है, तो हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या WDV होगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो जनाब क्या करेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट इज ए रेजिडुअल वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस, अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो नई रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर लाइफ नई बताई है तो नई लाइफ, नहीं तो ओल्ड लाइफ नहीं, रिमेनिंग लाइफ, ओल्ड लाइफ पे डिवाइड। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, कॉस्ट जो फेयर वैल्यू होगी उसकी वो कॉस्ट समझ लेंगे, और अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन है माइनस करेंगे। और WDV के केस में क्या करेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय। इस तरह से हम डेप्रिसिएशन करें। चौथा स्टेप, अगर आपकी डेप्रिसिएशन आपको लगता है ज्यादा आ गई, आपको नहीं भी लगता, आपकी वर्किंग में सरप्लस अमोर्टाइज हुआ है, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। याद रखें, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एसेट को जब डेप्रिशिएट कर रहे थे, साथ आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को अमोर्टाइज भी कर रहे थे, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी ही होनी है, चाहे रीवैल्यूएशन हो या ना हो। अगर आपका सरप्लस अमोर्टाइज हो रहा है, उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी। और अगर एसेट आपका अमोर्टाइज नहीं हो, सॉरी लॉस पड़ा हुआ है,
वो उसकी वर्किंग में तो हो रहा होगा लेकिन एंट्री पास नहीं होगी, याद रखना है। तो वो एक्सेस डेप्ट की एंट्री पास क्या होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। अगर ऊपर ओसीआई लिखा है तो यहाँ पर भी ओसीआई लिखी, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इसको एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों कहते हैं, याद है, एसेट में सरप्लस पड़ा होता है तो मतलब एसेट की वैल्यू ज्यादा पड़ी होती है अपनी ओरिजिनल अमाउंट से या कम। अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज, जितनी ज्यादा चार्ज डेप्रिसिएशन हुई है वो उतनी अमाउंट यहां पर हम दे देते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, ऐसे थोड़ी सी बात है, फिर आगे चलते हैं, आवेश से बात कर लेते हैं। जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ऐसे, ये हमने देखा कि डेप्रिसिएशन रूटीन में चार्ज होती है 500 और आपने रीवैल्यूएशन की वजह से, रिवैल्यू सरप्लस की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन बढ़ गई, तकरीबन 580 हो गई। आप मुझे बताएं, आपने इस सरप्लस की वजह से अपना प्रॉफिट कम किया या ज्यादा? आपका प्रॉफिट इस रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से कम हुआ है या ज्यादा? पैट की बात कर रहा हूं, पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं। आपका प्रॉफिट कम हो गया। डेप्रिसिएशन अगर ऐसे रीवैल्यू ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी थी? अब चार्ज कितनी हुई? 580। आपने अपना पैट 80 से कम, ये अजीब रीवैल्यूएशन है कि हुआ सरप्लस है, प्रॉफिट ने जिस हमने कम कर दिया। तो ये जो 80 का फर्क है जो हमने अपने प्रॉफिट को ज्यादा कम कर दिया। जब आप लोग रिटेन अर्निंग का लेजर बनाते हो, यहां जाकर पैट लिखते हो, यहां जो आपका पैट लिखा हुआ है वो 80 रुपए से कम लिखा हुआ है। और दूसरी साइड अगर आप एंट्री पास करो एक्सेस डेप्रिसिएशन की, जरा वो क्या पास हो रही है, ओसीआई टू, मतलब ओसीआई के नाम से रिटेन अर्निंग को 80 से आप क्रेडिट कर देते हो। तो यहां पर वो 80 का फर्क एलिमिनेट कर रहे हो। वो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से आपका पैट कम हो गया था तो यहां पर आकर वो रिकवर हो गया। तो ओवरऑल आपका रिटेन अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे रीवैल्यू होता तो भी रिटेन अर्निंग वही होती, ऐसे रीवैल्यू ना हो तो भी रिटेन अर्निंग वही रहती है। रिटेन अर्निंग पे कभी फर्क नहीं पड़ती। हाँ जी जनाब, ये थी हमारी साल के शुरू की एंट्री। रिवैल्यूएशन at the end of the year. Without change in estimation, with change in estimation. पेपर में जब ये सवाल है दो तरह से सोचना है, एस्टिमेशन चेंज के साथ है या एस्टिमेशन की चेंज के बगैर। जी सबसे पहले दोनों साथ साथ ही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। जब रिवैल्यूएशन हो रही है एट द एंड, सबसे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, हम दो चीजें सोचते हैं, रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। इसका एक सीक्वेंस पैटर्न होता है। जब साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो, पहले डेप्रिसिएशन, बाद में। अगर विदाउट चेंज इन एस्टिमेशन है, चेंज इन एस्टिमेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल डेप्रिसिएशन ले लेंगे। नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो इसलिए सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या इस डेप्रिसिएशन के साथ एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो सकती है या नहीं?
हो सकती है। अगर सरप्लस साथ पड़ा हुआ है, देखें हम पिछले साल ऐसे रीवैल्यू हुआ, हो सकता है पिछले साल का सरप्लस पड़ा हो। अब याद रखें, जब आप डेप्रिशिएट करो एसेट और साथ देखो कि सरप्लस भी अगर अमोर्टाइज हो रहा है तो उसके साथ ही एंट्री पास कर, चाहे ये नहीं देखना एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है या डाउनवर्ड, ये तो देखना ही नहीं। हमने क्या देखना है, अभी हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, हम देखेंगे इसके साथ सरप्लस और लॉस। अगर सरप्लस पड़ा तो अमोर्टाइज होगा, लॉस है तो उसको भी हम कम करेंगे, लॉस अगर पड़ा हुआ है तो उसको भी हमने कम करना है। ठीक होगी बात। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री के साथ साथ अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है तो ओसीआई टू रिटेनर। हम पहले साल को नहीं देख रहे हैं ना, हम ओवरऑल देख रहे हैं। लॉस पड़ा है तो वो भी कम होगा, एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद एसेट को करेंगे रीवैल्यू। पहली एंट्री एलिमिनेशन, पहली एंट्री क्या पास होनी है, एलिमिनेशन की एंट्री पास करवाओ। accumulated depreciation to, उसके बाद एसेट को रीवैल्यू करें, और रीवैल्यू करने की एंट्रीज वही हैं, सरप्लस है तो एसेट टू रीवैल्यू सरप्लस, लॉस है तो लॉस टू एसेट, और अगर रिवर्सल है वो सारी बातें वही पुरानी, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी। जी इसकी वजह ये होती है, हम कौन सी चीज का फर्क एलिमिनेट कर रहे होते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन का। तो साल के एंड में अगर रीवैल्यूएशन हो रही है तो डेप्रिसिएशन तो हम पहले ही चार्ज कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन के बाद का, तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन का इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन पे आएगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो पुराने तरीके से चार्ज करते। अब देखें ना, आप इसमें देखें कि हम डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन से पहले ही चार्ज कर चुके हैं, तो क्या इस डेप्रिसिएशन पे इस साल के रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो फिर हम एक्सेस डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी। नेक्स्ट ईयर क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम ले रहे होंगे वो रीवैल्यूड अमाउंट पे ले रहे होंगे, तो इसलिए उसका इंपैक्ट आएगा। हाँ नेक्स्ट लाइफ भी हुई। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट जो इस चीज ने 2 दफा पेपर में ये चीज आई है, विद चेंज इन एस्टिमेशन। तो पहले तो आप एस्टिमेशन का चेंज बताओ फिर इसको करते हैं। क्या होता है, अगर चेंज इन एस्टिमेशन आए, सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड कर, साल के शुरू में ही, साल के शुरू में बुक वैल्यू फाइंड कर लो और उसके ऊपर चेंज अप्लाई। अब जरा गौर करना है, एसेट हुआ हमारा रीवैल्यू, कब, एंड पे, साथ यूजफुल लाइफ भी चेंज हो गई, 2 काम इकट्ठे हो गए। आपका एसेट रीवैल्यू हुआ साल के एंड में, साथ आपके एसेट की लाइफ भी चेंज हो गई। पहले सोचो रीवैल्यू में करते क्या है, पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यू। जब आपने फर्स्ट स्टेप करने लगे पहले डेप्रिसिएशन, अब जब हम डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे, अगर चेंज इन एस्टिमेशन आए तो डेप्रिसिएशन लेने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या होता है, पहले हम चेंज अप्लाई करेंगे, मतलब बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके ऊपर चेंज अप्लाई करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी, विद चेंज इन एस्टिमेशन। मतलब जो आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो फौरन डेप्रिसिएशन नहीं ले लेनी, उसके ऊपर चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई, उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। फिर उसी तरह से डेप्रिसिएशन के बाद हम अपना एसेट को रीवैल्यू करेंगे। डेप्रिसिएशन की हमेशा 2 एंट्रीज पॉसिबल होती है, एक डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और साथ फौरन सोचना है कि कहीं एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का पता कैसे चलेगा, एक ही बात से, सरप्लस अमोर्टाइज हो रहा है या नहीं। साथ सरप्लस अमोर्टाइज हो रहा है तो उसकी एंट्री पास कर दो, नहीं हो रहा नहीं करें, डन होगी बात। अच्छा सपोज एक
आपका एसेट चेंज हो गया, आपने बुक वैल्यू नई फाइंड कर ली, नई बुक वैल्यू पर न्यू लाइफ डिवाइड कर रहे हो, सपोज दैट 8 इयर्स है, पुरानी लाइफ 10 साल थी, नई लाइफ 8 साल है, साथ सरप्लस भी पड़ा हुआ है, मुझे बताओ सरप्लस को 10 पे डिवाइड करोगे 8 पे। जो काम एसेट के साथ, क्योंकि सरप्लस आपके एसेट का ही पड़ा हुआ है, सरप्लस आपके ओके की बात। चले एक छोटी सी बात करते हैं जो कि पहले नहीं की हुई, और उसके बाद फिर इसका एक सवाल एंट्रीज वगैरह का देख लेते हैं। वो बात क्या है कि अगर आपका एसेट रीवैल्यू होता है ड्यूरिंग द ईयर, रीवैल्यूएशन अक्सर लोग समझते हैं ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर बोला जाता है। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पहले ये सवाल पेपर में आया हुआ है फाइनल अकाउंट के अंदर, अब वो फाइनल अकाउंट शिफ्ट हो गया FR2 के अंदर, अब वहां पर लोगों को परेशानी आ रही है FR2 में जाकर सवाल करने में। फाइनल अकाउंट आपकी कैश फ्लो और NPO हेल्प करेगा, वहां जाके कैश फ्लो और NPO हेल्प करेगा, और दूसरे आपके हर कॉन्सेप्ट यानी हर टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का लफ्जी मतलब क्या है? फाइनल। तो सारी अकाउंटिंग उसके अंदर पूछी जा सकती है। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन होती है, सपोज दैट हमारा साल शुरू हुआ 1/1/2021 को, ईयर एंड है 31 दिसंबर 21, और 31 मार्च को आप रिवैल्यू कर रहे हो, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 3 महीनों की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। किस मेथड से? पुराने से या रिवैल्यूएशन वाले से? पुराने से। 3 महीनों की डेप्रिसिएशन फाइंड करें, यहां पर आके एसेट को रीवैल्यू करेंगे। यहां पर रीवैल्यू करने का वही तरीका है, सबसे पहले यहां पर स्टेप सेम है। सबसे पहली भला एंट्री कौन सी पास होगी? एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड डेप्रिसिएशन, पिछली सारी, ये 3 महीनों वाली भी, और उससे पहले अगर पड़ी है तो वो भी, वही एंट्री पास करेंगे। यहां पर आकर एक एंट्री पास करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। ये किस डेट को एंट्री पास हो रही है? पहले एक एंट्री पास होगी, इससे पहले, माजरत, हाँ, यहां से पहले एक एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू 3 मंथ की। ये 3 मिलियन नहीं है, 3 मंथ की। वो तो रिवर्स हो रही है, पहले चार्ज तो करें। आप एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स मतलब डेबिट कर रहे हो, तो पहले वो उसको ही डेबिट कर रहे हो ना जो पहले क्रेडिट हो चुकी है। रिवर्सल का मतलब ये है कि आपने हर साल एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट होकर पड़ी है, तो इसके अंदर 3 महीने रिवर्स करने हैं। तो पहले अगर चार्ज ही नहीं की तो रिवर्स तक तो सवाल नहीं पैदा। हाँ, जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ये वही चीज। उसके बाद आपका एस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, आपका साथ रीवैल्यूएशन की एंट्री पास हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने वर्किंग करनी है नेक्स्ट 9 मंथ की। यहां आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 9 मंथ की, और यहां आपने OCI मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। अगर सरप्लस है पूरे साल, ये 9 मंथ का एक्सेस आएगी। डेप्रिसिएशन पूरे साल सिर्फ 9 मंथ, क्योंकि 3 महीनों की तो डेप्रिसिएशन आप पहले चार्ज, तो यहां पर डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ की होगी, तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी वो भी कितने टाइम की होगी? बाकी सारा वही। तो 9 मंथ तो 31 मार्च के बाद वाले हैं, जो अभी अब नया एसेट रिवैल्यू होने के बाद आए, तो हमने उसको काउंट कर। पिछले 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, टोटल 12 महीनों का, 9 मंथ की रिवैल्यूएशन के बाद कर लेंगे। एलिमिनेट तो 31 मार्च को कर देंगे।
3 महीने की एक्सेप्शन अगर पुरानी पड़ी है तो वो उधर ही उसके साथ ही पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन से पहले। हाँ जी जनाब, तो ये सवाल वैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन के सवाल दे दिए हैं साथ ही, तो अभी के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हमारी जो टेस्ट के डिस्कशन का जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वही बताऊंगा कि अगर आपको जरूरत है तो क्लास में क्लास लिया करो, अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो आप खुद से पढ़ सकते हो। जो अगले पेपर हम नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, मतलब जिसमें हमने काम करना है अगली क्लास में, वो मैंने आपको जो एक सवाल करवाना है जो लास्ट ईयर में IAS 33 और चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आया हुआ है। तो आप काइंडली अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक एक दफा देख लें, सिर्फ देख लें अगली क्लास से पहले पहले। एक मैंने IAS 33 का और स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का सेम सवाल आया 17 मार्क्स का, और मैं ये आपको रियलाइज करवाऊंगा कि पिछले पेपर में इन्होंने क्या गड़बड़ की है। दूसरी बात, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल आया हुआ है पिछले अटेम्प्ट में। टेस्ट नंबर 1 में जो चीज आपसे नहीं हल हुई मैंने वो करवानी। टेस्ट नंबर 1 जो आपको सेंड किया था, जो आपसे चीजें हल नहीं हुई वो करवानी है, ठीक है। तो कल के लिए टेस्ट नंबर 2 आ जाएगा आपको, और IAS 16 के सवाल मैंने आपको 4 बता दिए। सेकंड टाइम क्लास में टेस्ट 1 डिस्कस करना है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाए या घर बैठ के क्लास ले ले, लेकिन क्लास में मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करूंगा। आपने ये देखना है कि जो टेस्ट मैं आपको सेंड कर दिया हूँ या जो काम दे रहा हूँ ये आपने लाजमी करना है। आपके हर पास पेपर के जितने जितने सवाल है पूरे हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह।